आज के इस वीडियो में हम आपको 9th क्लास का भौतिकी भारतीय भवन का फिजिक्स का दूसरा चैप्टर आपका अध्याय दूसरा जिसका नाम है गति। ठीक है, क्या नाम है इस अध्याय का? गति। तो गति ये पूरा चैप्टर आपको थ्योरी समझाएंगे और जैसे आप कोचिंग में फेयर करते होइएगा डेफिनेशन सर आपको लिखाते होंगे तो उसी प्रकार से आपको अभी डेफिनेशन हम लिखाएंगे। आप कॉपी कलम लेकर के आराम से बैठ जाइए और ध्यान दीजिए। ठीक है, सारा चीज़ समझाएंगे, पूरा खत्म करेंगे और इसी के पार्ट 2 वीडियो में हम इसका जो प्रश्न है अति लघु का वो भी करेंगे इसके पार्ट 2 वीडियो में। ठीक है, न्यूमेरिकल जानना हो तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाया जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है विराम एवं गति। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझेंगे विराम के बारे में। तो विराम को आप आराम भी बोल सकते हैं और इंग्लिश में इसको रेस्ट बोलते हैं। देखिए, यदि आप विराम लिखकर डैश दीजिएगा और परिभाषा लिखिएगा कि यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अब यहाँ पर समझिएगा क्या बोल रहा है। अब मान लीजिए ये पेन और इसका ढक्कन है। ठीक है, अब समय के साथ गति दोनों यहाँ पर है। अब मान लेते हैं अभी 5:40 हो रहा है। ठीक है, और 30 सेकेंड हो रहा है। अब इसको हम छोड़ देते हैं, ऐसे करके छोड़ देते हैं। तो 5:40 पर ये जो था यहाँ था, लेकिन अब 5:41 हो गया, ये यहाँ चला गया, समय के साथ स्थिति में बदला। तो ये गति कर रहा है लेकिन ये रुका हुआ है वहीं का वहीं, तो ये विराम में है। ठीक है, तो यदि किसी वस्तु की स्थिति दूसरे वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ नहीं बदलती हो तो उस वस्तु को विराम में कहा जाता है। अगला है गति। यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो, यदि किसी वस्तु की स्थिति अन्य वस्तुओं की अपेक्षा समय के साथ बदलती हो तो उस वस्तु को गति में कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वह वस्तु गति में है। ठीक है, आप कैसे भी करके इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जैसे अब ये किताब रखा हुआ है और ये पेन समय के साथ चल रहा है तो ये गति में है। तो विराम और गति समझ गए। ठीक है, तो ये दोनों आपेक्षिक है दोनों पर। ठीक है, विराम और गति अलग अलग। अब गति जो है अलग अलग प्रकार के होते हैं। तो रैखिक गति, गति के प्रकार का। अब रैखिक गति क्या है? तो देखिए, जब कोई वस्तु सीधी रेखा पर चलती है, ठीक है, बोले इसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती है। तो जब कोई वस्तु सीधी या वक्र रेखा, वक्र मतलब टेढ़ी मेढ़ी रेखा पर चलती है तो उसे रैखिक गति, लीनियर मोशन कहा जाता है। जैसे बंदूक से छोड़ी गई गोली, ढालू पर नीचे सरकता हुआ बालक। ढालू पर मतलब जैसे आपके स्कूल में होगा सरकने वाला ऐसे करके, तो उस पर सरकता हुआ बच्चा। ठीक है, तो ये आपका रैखिक गति के। दूसरा आपका है वृत्तीय गति, इंग्लिश में बोलेंगे सर्कुलर मोशन। ठीक है, तो इसमें वस्तु वृत्त पर चलती है, या आप कह सकते हैं जब कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती हो तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। वृत्तीय गति में क्या लिखिएगा? यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ पर गति करती हो तो उसके गति को वृत्तीय गति कहते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति। अब सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के गति का मतलब क्या हुआ? आपको पता होना चाहिए कि पृथ्वी जो है सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है। मान लेते हैं ये है सूर्य। ठीक है, ये है सूर्य। अब ये क्या करता है? इसके चारों ओर पृथ्वी, ये जो पृथ्वी है इसके चारों ओर ऐसे करके चारों ओर चक्कर लगाता है। तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति या पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति। आपको पता होना चाहिए कि चंद्रमा जो है वो पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाती है। ठीक है, अगला आपका है दोलनी गति। क्या है? दोलनी गति। ठीक है, अब देखिए, यदि कोई वस्तु एक निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसी को दोलनी गति कहते हैं। जैसे झूले में देखते होइएगा, झूला ऐसे रहता है, ऐसे चलता है, ऐसे झूला झूलता है। ठीक है, तो झूले की गति, ठीक है, ऐसे झूले की गति या ऐसे ऊपर नीचे ऐसे होता है। तो किसी निश्चित बिंदु के आगे पीछे या ऊपर नीचे चलती है तो उसको हम दोलनी गति कहते हैं। घड़ी में आपका पेंडुलम होता है ना, घड़ी बड़ा सा ऐसे डोलता है समय पर घंटी, तो वो दोलनी गति के उदाहरण है। अगला हमारा है आवर्त गति, जिसको इंग्लिश में पीरियोडिक मोशन कहेंगे। तो यदि कोई वस्तु अपनी गति को समय के निश्चित अंतरालों पर दोहराती है, एक निश्चित समय लेती है और बार बार वही दोहराती है। जैसे आप लोग डोली वाला झूला झूले होइएगा या सिलाई मशीन से कपड़ा सुई सिए, तो झूले की गति, सिलाई मशीन के सुई की गति इत्यादि आवर्त गति के अंतर्गत आता है। ठीक है, हमारा अगला क्वेश्चन है विस्थापन। वैसे इसमें विस्थापन पूछा नहीं गया है लेकिन आपको समझना पड़ेगा, जरूरी चीज़ है। अब देखिए विस्थापन क्या होगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो जब कोई कण किसी बिंदु ए से बिंदु बी तक जाती है तो पथ की पूरी लंबाई कण के द्वारा तय की गई दूरी होती है। सही बात है, इस चीज़ को आप ऐसे समझिए। हम एक उदाहरण ले लेते हैं। ठीक है, आपको हम करके दिखाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि एक रेखा है ऐसे, ठीक है, ऐसे करके एक रेखा। अब ये ए इसका बिंदु है, ये इसका बिंदु बी है।
अब ये कोई कण है, ए से बी तक जाएगा तो ये बीच का क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा, दूरी हो गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है, जब कोई कण बिंदु ए से बी तक जाती है, ठीक है, बिंदु ए से बी तक जाती है तो पथ की पूरी लंबाई कण के द्वारा तय की गई दूरी हो गया। लेकिन जब सरल रेखा ए बी की लंबाई और उसकी दिशा दोनों मिलकर कण का विस्थापन, दो रेखाखंड है, ये प्रारंभिक स्थिति जहाँ से चलना शुरू किया, ये अंतिम स्थिति जहाँ पर पहुँचना है। अगर यहाँ से हम सीधे चल आए तब ये दूरी हुआ, ठीक है, सॉरी दूरी कहते हैं कि अगर ऐसे घूम करके टेढ़ी मेढ़ी किसी भी दिशा में यहाँ पर आए तो दूरी में कोई दिशा आपका नहीं है, जहाँ तहाँ से घूम कर आए तो ये दूरी हुआ। लेकिन अगर ये वस्तु यहाँ से हमको जाना है, रास्ता इधर से था लेकिन हम कोनिया कोनी टिका दिए तो यही विस्थापन हुआ, ठीक है। तो विस्थापन सीधी रेखा में होती है, ठीक है। चलिए देखिए, तय की गई दूरी का केवल परिमाण होता है, मतलब दूरी में परिमाण होता है लेकिन विस्थापन में परिमाण और दिशा दोनों होता है। क्योंकि देखिए ये तो यहाँ से यहाँ तय किया तो तय किया, ये परिमाण हुआ, लेकिन एक निश्चित दिशा में तय किया। दूरी में बताइए दिशा है इसका, कभी इधर जा रहा है, कभी उधर, इधर, ऊपर नीचे, उधर नीचे, तो इसमें कोई आपका निश्चित क्या है, दिशा नहीं है। सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले, यदि कोई कण सरल रेखा पर बिना दिशा परिवर्तन के चले तो विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होंगे। विस्थापन का परिमाण और तय की गई दूरी दोनों बराबर होगा। और आप एक बात बताइए, आप मोटरसाइकिल पर चढ़ते होइएगा तो उसमें जब आप स्पीड में चलाते होइएगा तो पता चलता होगा कि 60 का स्पीड है, 35 का है, 40-45 का है, तो वो मापा जाता है। उस यंत्र का क्या नाम है, तो उस यंत्र का नाम है ओडोमीटर। क्या नाम है, ओडोमीटर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। विस्थापन से हमें दो बातों का पता चलता है, पहला प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति की सरल रेखीय दूरी क्या है, और दूसरा प्रारंभिक स्थिति से देखने पर अंतिम स्थिति किस ओर है, अर्थात किस दिशा में है। अब कहने का मतलब प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी क्या है, और यहाँ से प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति कौन दिशा में, इधर है किधर है किधर है, बस यही बात पता चलता है, ठीक है। अब का विस्थापन धनात्मक हो तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के दाहिने ओर होगी। अब समझिए कहाँ क्या बोल रहा है, कि अब मान लीजिए ये कोई कण है, ठीक है, ये ए बी एक बिंदु है। अब यहाँ से कोई कण इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, तो क्या बोल रहा है कि यदि कण का विस्थापन धनात्मक है, प्लस में है, तो उसका अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के दाहिने होगी। तो अंतिम स्थिति ये हुआ, हाई प्रारंभिक हुआ तो इधर दायां भाग होगा, इधर अगर जाएगा तब प्लस में रहेगा इसका विस्थापन। लेकिन यदि कण का विस्थापन माइनस में है, ऋणात्मक है, तो उसकी अंतिम स्थिति उसकी प्रारंभिक स्थिति के बाईं ओर होगी। अगर ऋणात्मक है तो इधर जाएगा, ये बाईं ओर अगर कण जाएगा, ठीक है, और शून्य है तो उसकी प्रारंभिक और अंतिम स्थिति एक ही है। अब कोई बिंदु मान लेते हैं यहाँ से उसको घूम करके यहीं पर आ गया तो विस्थापन शून्य है, क्योंकि यहीं पर वह आ गया, ठीक है। चलिए, तो यही बात है, अगर दाईं ओर होगा धनात्मक, बाईं ओर होगा ऋणात्मक और शून्य होगा तो पॉइंट है, आप लोग लिखकर डैश दीजिएगा, अदिश राशि, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। देखिए, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं। जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता होती है उस राशि को अदिश राशि कहते हैं, ठीक है। तो अदिश राशि आप समझ गए। आप कहिएगा अदिश राशि का उदाहरण दीजिए, तो जैसे कि द्रव्यमान हुआ, समय हुआ, आयतन हुआ, घनत्व, ऊर्जा, कार्य, ताप, ये सब अदिश राशि है, क्योंकि इसको व्यक्त करने के लिए केवल परिमाण की आवश्यकता है। अब दूसरा पॉइंट लिखिएगा, आप लोग लिखकर डैश दीजिएगा, सदिश राशि, इंग्लिश में वेक्टर क्वांटिटी। 11th में वेक्टर का पूरा चैप्टर है फिजिक्स में, ठीक है। देखिए, जिस राशि को पूर्ण रूप से व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उस राशि को सदिश राशि कहते हैं। तो जिस राशि को व्यक्त करने के लिए परिमाण और दिशा दोनों की जरूरी हो उसको सदिश राशि कहते हैं। जैसे विस्थापन एक सदिश राशि है, विस्थापन क्या है, सदिश राशि है, तो इसमें परिमाण और दिशा दोनों होता है, ठीक है। चलिए, और आप कहिएगा वेग, त्वरण, बल, ये सभी सदिश राशि होते हैं, ठीक है। तो सदिश राशि अदिश राशि समझ गए। अदिश जिसमें परिमाण हो दिशा नहीं हो, और सदिश जिसमें परिमाण और दिशा दोनों हो। अब आप लिखिएगा चाल, चाल लिखकर डैश दीजिएगा, स्पीड इंग्लिश में कहते हैं। अब चाल क्या है, देखिए, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को उस वस्तु की चाल कहते हैं। फिर से समझिएगा, ठीक है, कि किसी वस्तु द्वारा एक छोटे समय अंतराल में, जितना भी टाइम है उसमें तय की गई दूरी और उस समय अंतराल के अनुपात को चाल कहते हैं। चाल बराबर सूत्र भी होता है दूरी बटे समय, ठीक है।
अब इसी का परिभाषा, मतलब ये कोई चीज़ नहीं है, इसको पढ़ने का कोई मतलब भी नहीं है, फिर भी एक समान चाल क्या, देखिए यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, मतलब 1 मिनट में मान लेते हैं 1 मीटर, 2 मिनट में 2 मीटर, तो बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करे, चाहे उस समय कितना ही छोटा क्यों ना हो, तो उसे कहा जाता है कि यह वस्तु एक समान चाल से चल रही है। वैसे हम एक समान चाल से ही चलना चाहिए, ठीक है, दुर्घटनाएं कम होती है। तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक है। अब समझिएगा कि चाल बराबर सूत्र जो होता है, चाल बराबर दूरी या बटे समय। अब कहिएगा सर चाल का एसआई मात्रक क्या होगा, तो दूरी का एसआई मात्रक मीटर रखेंगे तो मीटर, या आप किलोमीटर रख सकते हैं। और समय का एसआई मात्रक क्या होता है, सेकेंड होता है, तो मीटर प्रति सेकेंड दे सकते हैं, या इसी को आप मीटर सेकेंड इनवर्स दे सकते हैं, तो मीटर प्रति सेकेंड या मीटर इनवर्स 1, ठीक है। या किलोमीटर, अगर दूरी का मात्रक रखिएगा तो समय का मात्रक घंटा रखना पड़ेगा, एच, तो किलोमीटर प्रति घंटा। आप सवाल भी सुनते होइएगा कि किसी गाड़ी का चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा से वह चल रही है, तो मतलब यही चाल का है। चाल का ऐसा ही मात्रक दिया है ना, मीटर प्रति सेकेंड होगा, ठीक है। और अगर किलोमीटर दूरी का रखे या घंटा का समय का एच रखे तो किलोमीटर प्रति घंटा होगा चाल का मात्रक, तो वही बात यहाँ पर दर्शाया है। अब कुछ जरूरी का पॉइंट है, आपको पूछेगा ही, देखिए कछुआ का चाल, तो कछुआ का चाल 0.1 मीटर प्रति सेकेंड, पैदल चल रहा आदमी का तो 1.5 मीटर प्रति सेकेंड, चाहे मनुष्य है। मधुमक्खी का चाल 4.4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। मंद समीर मतलब कि हवा धीरे धीरे चलता हो तो 8.9 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। और चीता, अधिकतम चीता कते स्पीड 26.7 मीटर प्रति सेकेंड। और बाज 42.2 मीटर प्रति सेकेंड। सुपर फास्ट ट्रेन 70 मीटर प्रति सेकेंड। तूफान जब चलती है तब हवा 89 मीटर प्रति सेकेंड। हवा जो वायुयान होता है, जेट जिसको कहते हैं, हवाई जहाज आप कहते हैं, 200 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है, औसत दिया गया है। और 0 डिग्री सेल्सियस ताप पर हवा में आवाज़, ध्वनि, 0 डिग्री ताप पर हवा में आवाज़, ध्वनि की मतलब आवाज़ जो हम बोल रहे हैं, इसी ध्वनि की चाल 332 मीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की चाल 3.0 गुना 10⁴ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश का चाल 3.0 गुना 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट हमारा है असमान चाल। समान चाल लिख करके डैश दीजिएगा, ठीक है। असमान चाल देखिए, तो असमान चाल समझिएगा, कोई वस्तु समान समय अंतराल में जब असमान दूरी चलती है, मतलब मान लेते हैं 1 मिनट में वह आधा मीटर दूरी तय करे, 0.5 मीटर दूरी तय करे, ठीक है। अगर 10 मिनट में वह 2 मीटर दूरी तय करे, मतलब कोई वस्तु समान समय अंतराल में असमान दूरी, 1 घंटा में 10 मीटर चला, 1 किलोमीटर चला, तो इस प्रकार से तब उसकी चाल को असमान कहा जाता है। मतलब कभी 10 चल रहा है, कभी 5 चल रहा है, कभी 16 चल रहा है, तो यही असमान चाल हुआ, ठीक है। तो असमान चाल समझ गए। अब वेग को समझिए, वेग को इंग्लिश में बोलिएगा वेलोसिटी। क्या बोलिएगा, वेलोसिटी। देखिए किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है। देखिए किसी वस्तु का वेग वह राशि है जो वस्तु की चाल और उसकी गति की दिशा देती है, वही हो गया वस्तु। तो वेग भी विस्थापन के समान एक सदिश राशि है। वेग कौन सी राशि है, तो वेग एक सदिश राशि है, ठीक है। और वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड या किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि वेग एक प्रकार का चाल ही है, बस इसमें दिशा होता है, इसीलिए मीटर प्रति सेकेंड या आप कहो तो किलोमीटर प्रति घंटा, एक ही बात है, ठीक है। और वेग बराबर हो जाएगा विस्थापन बटे समय, ठीक है। आप वेग का परिभाषा ये भी दे सकते हैं कि किसी गतिमान वस्तु का वेग इकाई समय में वस्तु का विस्थापन है, या इकाई समय में वस्तु के विस्थापन को उस वस्तु का वेग कहते हैं, ठीक है, समझ गए। चलिए अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं। हमारा वेग के बाद अगला पॉइंट है त्वरण, ठीक है। त्वरण को इंग्लिश में बोलते हैं एक्सेलरेशन या एक्सेलरेसिंग, ठीक है, त्वरित या त्वरण। देखिए जब किसी वस्तु का वेग बदलता हो, तो मतलब कि समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को लिख लीजिएगा, समय के साथ वेग के परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं, ठीक है। त्वरण धनात्मक होगा मतलब वेग बढ़ेगा, त्वरण ऋणात्मक होगा मतलब वेग घटेगा, और मंदन मतलब गाड़ी रुका रहेगा या आराम से, तो वह त्वरण 0 होगा, ठीक है।
ध्यान दीजिएगा। तो औसत त्वरण बराबर सूत्र एक्सेलरेशन ए बराबर v2 माइनस v1। कहिएगा v2 क्या है, तो वेग जब पहले जो वेग होता है शुरू में जो वस्तु का वेग है तो प्रारंभिक वेग v1 और अंतिम जब अंतिम में वस्तु स्पीड में या जो भी उसका अंतिम वेग उसको v2। तो v2 माइनस v1 समय, अब t2 समय है मतलब अंतिम वेग में जो समय है वो माइनस प्रारंभिक वेग में लगा समय t1। ठीक है। त्वरण एक सदिश, त्वरण कौन सी राशि है, त्वरण एक सदिश राशि है। अब एक समान त्वरण क्या है, तो वही बात है जब किसी वस्तु के वेग में बराबर समय अंतराल में, तो कितना भी समय हो, अगर बराबर परिवर्तन हो, बराबर समय अंतराल में बराबर परिवर्तन हो तो उसका त्वरण एक समान या अचर हो जाता है, उसी को एक समान त्वरण कहते हैं। देखिए त्वरण बराबर वेग परिवर्तन बटे समय अंतराल। वेग परिवर्तन अंतिम वेग को भी बोलते हैं, प्रारंभिक वेग को यू, तो अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग और जो उसमें समय लगा तो वो समय। ठीक है, इसी को तिरछा गुना कीजिएगा, उसी प्रकार से आपका निकाल लीजिएगा v बराबर यू प्लस ए टी, इसी से यह परिवर्तन हुआ तिरछा गुना करके। ये कहिएगा तो आपको हम समझा देते हैं, जिससे a बराबर है v माइनस यू, ठीक है, अब बट्टा t, तो इसी को ऐसे किया, ऐसे तिरछा गुना किया तो v माइनस यू बराबर ए टी, और इसको उधर भेज दिया तो v बराबर u उधर चला गया माइनस में तो प्लस में प्लस ए टी, बस यही बात किया, तो इसी से निकला है। ठीक है, त्वरण का SI मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, समझ गए, मीटर प्रति सेकेंड या प्रति सेकेंड, मीटर प्रति सेकेंड या प्रति सेकेंड होता है, मीटर प्रति सेकेंड या मीटर, इसको ऐसे लिख सकते हैं, सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, प्रति सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, चलिए असमान त्वरण, तो यदि बराबर समय अंतराल में वेग में बराबर परिवर्तन नहीं हुआ तो त्वरण असमान या चर कहलाता है। ठीक है, त्वरण असमान या चर कहलाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए एक समान चाल से गति कर रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ हमेशा एक सरल रेखा होता है। क्या होता है, सरल रेखा होता है। एक समान चाल से चल रही वस्तु का दूरी समय ग्राफ एक सरल रेखा होता है। ठीक है, हमारा एक और पॉइंट आया है और आप इसको अंतिम पॉइंट भी बोल सकते हैं कि बोल रहा है वृत्तीय गति। तो जब एक कण वृत्तीय पथ पर एक समान चाल से चलता है तब उसकी गति को एक समान वृत्तीय गति कहते हैं। ठीक है, तो यही आपका अंतिम पॉइंट था। ये आपका स्मरणीय याद करने योग्य तथ्य है, हम आपको समझा दिए हैं। ठीक है, तो इसमें आप कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, अगर आपको जानना है कमेंट कीजिएगा, कोशिश रहेगा कि आपको बताएं न्यूमेरिकल्स। और इसका प्रश्नावली में देख लीजिए, ये जो प्रश्न है आपको बताए हुए हैं, इसमें बहुत सारा और बहुत कम प्रश्न है, और ज़्यादा प्रश्न आपको जो दिख रहा है ये अधिकतर आपका न्यूमेरिकल ही है। ठीक है, तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पार्ट 2 वीडियो में बहुत जल्द मिलेंगे। ठीक है, और आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो अगला चैप्टर अगला दिन, आप तीसरा चैप्टर हम शुरू करेंगे। थैंक यू।